सुनिए, आपको यहाँ ऑफिस आने जाने में दिक्कत ना हो जाए, इस वजह से मैं अपने मायके भी नहीं गई। पर क्या आपको लगता है ऐसी हालत में मैं खुद को, घर को और बच्चे को संभाल पाऊंगी? कोई तो हो जो मेरी थोड़ी मदद कर दे। मेरी माँ यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि बाबूजी की अब उम्र हो चली है। भाभी के खुद के 3 बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? मैं वहां चली जाती तो फिर भी मेरी देखभाल हो जाती, पर यहाँ सब अकेले कैसे होगा? अंजू अपने पति विनय से कहती है। विनय बोला, अंजू, तुम तो जानती हो, अगर तुम मायके चली जाती तो माँ मेरा जीना हराम कर देती। माँ ने कहा है मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूं, और वैसे भी मेरी बहन बबीता का ससुराल भी घर के पास ही है, तो वो भी वहां आ जाएगी। तुम्हारी देखभाल में कोई कमी नहीं होगी। तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों की बात है और मैं भी छुट्टी लेकर वहां आता जाता रहूंगा। अंजू बोली, नहीं नहीं, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ? बाबूजी इतने बूढ़े हैं, उन्हें तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता, और ना ही वहां पास में कोई अच्छा अस्पताल है। अगर मुझे अचानक से रात में दर्द उठा तो आप ही बताइए, कौन मुझे अस्पताल ले जाएगा? और बच्चे के जन्म का समय कोई पक्का नहीं होता है। अगर आप वहां नहीं रहे तो? विनय बोला, तो तुम ही बताओ, अब इसका क्या उपाय है? मेरी तो हालत ऐसी है, अगर तुम्हारी खुशी और आराम देखता हूं तो माँ और बहन नाराज हो जाएंगी, और उनकी देखूंगा तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? अंजू बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मम्मी जी को यहीं बुला लीजिए। अगर बबीता दीदी भी आना चाहे तो उन्हें भी बुला लीजिए। 2-4 महीने मैं उनकी कड़वी बातों को भी दवाई समझकर पी लूंगी। अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो बर्दाश्त कर ही सकती हूँ। विनय बोला, 2 कमरों के घर में कहीं उन लोगों को दिक्कत ना हो जाए। तुम तो मेरी बहन का स्वभाव जानती हो। अंजू बोली, दिक्कत कैसे होगी? भाई और बेटे का घर अपना ही घर तो होता है, और जिसको बोलना होता है वो सब सुविधाओं के बाद भी बोलता ही है। आप उन्हें यहीं बुला लीजिए। विनय ने अंजू की बात मान ली और अपनी माँ कामिनी जी से बोला, माँ, तुम अपनी बहू की हालत तो जानती ही हो। अब तुम्हें अपने पोते पोती के लिए कुछ वक्त निकाल कर यहाँ भी आना होगा, और बाबूजी का खाना पीना तो चाची भी देख लेंगी। तो तुम यहाँ आ जाओ, और अगर बबीता आना चाहे तो उसे भी ले आओ। कामिनी जी बोली, बहन को बुला तो रहे हो, पर देखना उसकी आओ भगत में कोई कमी ना रहे। ऐसा करो, हमारा टिकट AC 2 वाले डब्बे में करवा दो, ताकि हमें आने में कोई दिक्कत ना हो। विनय बोला, माँ, ठंड के दिन है, अगर AC 3 टायर में करवा दूं तो क्या दिक्कत है? वैसे ही खर्चे कम नहीं है। आप तो समझ सकती हैं कि अभी बच्चे के आने के बाद और कितने खर्चे होंगे। कामिनी जी बोली, हाँ हाँ, बीवी और ससुराल वालों के लिए जब खर्च करना होता है तब तो तुम इतना नहीं सोचते हो। अब माँ बहन के लिए खर्च करना है तो इतना सोच रहे हो। ठीक है, AC 3 में ही टिकट करवा दो। अब कमाऊ बेटा भी इतनी कंजूसी करेगा तो एक माँ भला क्या कहेगी? इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कामिनी जी के पति कमलेश जी माँ बेटे का वार्तालाप सुनकर बोले, भाग्यवान, तुम बहू की मदद करने के लिए जा रही हो या बेटे के खर्चे बढ़ाने के लिए जा रही हो? टिकट AC 3 में हो या AC 2 में, क्या फर्क पड़ता है? सही तो कहा विनय ने, ठंड के दिन है। मैं तो कहता हूँ तुम स्लीपर क्लास में भी जा सकती हो। याद है, अपने मायके तुम लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए जाती थी, और आज बेटे के पैसे ऐसे खर्च करवा रही हो। कामिनी जी बोली, आप तो चुप ही रहिए। अपने पैसों पर तो आपने कभी AC डब्बे में नहीं बिठाया। अब बेटा भी अगर माँ पर खर्च नहीं करेगा तो क्या फायदा? बेटे के पैसों पर क्या बस उसकी बीवी का अधिकार होता है? बात करते हैं, चलो हटो। इतना कहते हुए कामिनी जी अपनी बेटी बबीता को फोन करने के लिए चली गई। 2 दिन बाद बेटे ने टिकट करवाकर भिजवा दी। माँ बेटी दोनों शहर पहुंची। उस दिन तो किसी तरह अंजू ने खाना पीना बना दिया था, पर उसका 8वां महीना शुरू हो चुका था, तो अब उसे काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। देखते ही देखते प्रसव का समय नजदीक आ गया और अंजू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। करीब 4 दिन तो अंजू अस्पताल में ही रही। घर लौटी तो विनय ने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली। उन 2-3 दिन तो अंजू की बहुत देखभाल हुई। उसके बाद विनय दफ्तर चला गया। इधर अंजू को बहुत तेज भूख लगी। जब उसने रसोई में जाकर देखा तो बर्तन में एक आलू का टुकड़ा और जरा सा रस था। वहीं दूसरी तरफ हॉट केस में एक ही रोटी बची थी, वो भी भीगी हुई, चिपचिपी सी। भूखी अंजू क्या ही करती। अपने ही घर में ऐसा दृश्य देखकर वो रो पड़ी, और उस हालत में भी उसने अपने लिए 2 रोटियां बनाई और बची हुई सब्जी में डुबोकर किसी तरह खा ली। खाती नहीं तो बच्चे का पेट कैसे भरती?
अभी कुछ ही दिन पहले तो उसकी डिलीवरी हुई थी और सास ननद के होते हुए भी उसको खाना ना मिला। ये सोचकर वो आश्चर्य में पड़ गई। अंजू अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। फिर सोचने लगी शायद ससुराल में सास और ननद वही करती है जिसे वे भुगत चुकी होती है, क्योंकि जब तक विनय घर में रहता था सास और ननद अंजू की मदद करती थी और बेचारा विनय, उसे तो समय ही नहीं मिलता था। वो पत्नी की आखिर क्या ही मदद करेगा। बस बीवी के लिए इतना करता था कि एक सेब खाकर ही ऑफिस के लिए निकल जाता था और रात के 9 बजे घर आता था। विनय के आने पर दोनों माँ बेटी खूब अच्छे से विनय को खाना परोसती और ये जताती कि वो कितनी अच्छी है और घर का कितना ख्याल रखती है, लेकिन अंजू को दाने दाने के लिए तरसाती थी। विनय के खाने के उपरांत उसके हाथों ही वो अंजू का खाना भिजवा देती थी। विनय यही सोचता था कि उसकी माँ बहन उसकी पत्नी का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन वो बेचारा उनके विचारों से अनभिज्ञ था। सच कहा है किसी ने, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, लेकिन अंत में भगवान भी सबको सबक देते हैं। अगले दिन रविवार था, इसलिए विनय घर में ही था। अंजू को अस्पताल से आए हुए 20 दिन हो चुके थे। रसोई में कामिनी जी और बबीता खाना बना रही थी। बबीता बोली, माँ आज तो भाई घर में है तो अंजू का खाना समय पर देना ही पड़ेगा। महारानी को अस्पताल से आए हुए आज 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक वो बिस्तर तोड़ रही है। कामिनी जी हाँ हूं करके जवाब दे रही थी। बबीता फिर बोली, देखा ना माँ, अंजू के नखरे, अभी तक वो कमरे में पड़ी है। हम लोगों की मदद के लिए झांकने भी नहीं आती है और भाई ने भी इसको सिर पर चढ़ा कर रखा है। कामिनी जी तमक कर बेटी का पक्ष लेते हुए बोली, अब क्या कर सकते हैं, 1.25 महीने तक तो ये सब झेलना ही पड़ेगा, फिर महारानी जी अपना किचन संभालेंगी। बबीता बोली, और नहीं तो क्या, लगता है इसके बाप ने हमें नौकर बनाकर यहाँ भेजा है। थोड़े दिन ठहर जाओ, आखिर यहाँ से कभी ना कभी तो ये ससुराल आएगी ही, फिर इसे सबक सिखाऊंगी। माँ बेटी की कानाफूसी जारी थी और बेचारी अंजू को बस रविवार को ही विनय के घर पर रहने से खाना वक्त पर मिल जाता था। बाकी दिन तो वो खुद ही खाना बनाकर खाती थी। इसके बारे में विनय जानता भी नहीं था। देखते ही देखते 1.25 महीना भी बीत गया। अब अंजू ने रसोई संभाल ली और बेटी को देखने के लिए एक लड़की को रखा ताकि घर के कामों में उसे सहायता मिल सके। उसके बाद तो सास और ननद बस ठाठ से बैठकर अपनी पसंद का खाना बताती थी और अंजू बनाती थी। एक दिन दोनों माँ बेटी अंजू की शिकायत करके आपस में खुसुर फुसुर कर रही थी, पर उन्हें पता नहीं चला कि उस दिन विनय दफ्तर से जल्दी आ गया था। विनय ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली, पर वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अगले दिन वो अपनी माँ से बोला, माँ, सास हो या ननद, होती तो एक औरत ही है, फिर भी अपनी भाभी या बहू के लिए दोहरा व्यवहार क्यों रखती है। कामिनी जी बोली, बेटा मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। विनय बोला, माँ आप इतनी भी नासमझ नहीं है कि मेरी बात ना समझे। मैंने कल अपने कानों से आप लोगों की बात सुनी और ये भी सुना कि मेरी बच्ची के होने के 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों ने मेरी पत्नी को खाना देना बंद कर दिया था। वो इतने दिनों से खुद खाना बनाकर खा रही थी, पर उसकी महानता देखिए, उसने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया कि आप लोगों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। माँ, जरूरी तो नहीं है जो व्यवहार कभी दादी ने आपके साथ किया था वही आप मेरी पत्नी के साथ करें, फिर तो ये परंपरा चलती रह जाएगी। बेहतर होगा बबीता अपने घर चली जाए, क्योंकि जब तक सास और बहू एक साथ नहीं रहेंगी आपस में रिश्ते नहीं सुधरेंगे और कोई तीसरा तो हमेशा रिश्ते बिगाड़ता ही है, बनाता बहुत कम है। विनय ने दूसरे ही दिन बहन की टिकट करवा दी और बबीता अपने ससुराल चली गई। अब घर में अंजू और उसकी सास रह गई। रोज समय पर अंजू सास को नाश्ता, खाना, चाय पानी देती। कामिनी जी का मन ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वे सोचने लगी, जब बहू को उनकी जरूरत थी तब तो उन्होंने उसको भूखा रखा और अब बहू सब कुछ भूल भाल कर अपनी सास का ख्याल रख रही है। कामिनी जी अपनी बहू के एहसानों तले दबी जा रही थी। अगले दिन बच्चे का सारा काम करके अंजू सास को चाय देने गई तो कामिनी जी ने अंजू का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और फिर भी तुम मेरी कितनी सेवा कर रही हो। अंजू बोली, मम्मी जी, मेरी माँ कहती है अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार मत करो, वरना तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तुम इतना अच्छा व्यवहार करो कि सामने वाला
खुद तुम्हारे रंग में रंग जाए। और आप तो मेरी माँ जैसी है, मुझे जीवन आपके साथ बिताना है, तो आपसे लड़कर भी क्या फायदा होगा। शाम में कामिनी जी को उनकी बेटी बबीता का फोन आया और वो अंजू की बुराई करने लगी। तब कामिनी जी बोली, खुद भी तुमने पाप किया और मुझसे भी पाप करवाती रही। अब बहू के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ। सोचो, जिस समय हमें उसकी सेवा करनी चाहिए थी हमने नहीं की, और आज इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर भी वो मेरा इतना ख्याल रखती है जितना शायद आज तक तुमने भी नहीं रखा होगा। सही कहता है विनय, जब औरत ही औरत का दर्द नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बबीता, मैं तो कहती हूँ अब तुम अपना ससुराल संभालो और मुझे अपनी बहू और पोती को संभालने दो। वार त्योहार पर ही घर आया करो, बार बार यहाँ आकर रिश्तों में खटास मत डाला करो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बगल वाले कमरे में अंजू सब सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी कि चलो देर से ही सही, पर सास ने उसे अपना तो माना। फिर क्या था, कामिनी जी अब पोती का पूरा ध्यान रखती थी और अंजू घर का ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद कामिनी जी भी वापस गांव चली गई, पर वहां उनका मन नहीं लगता था, तो हर 2-3 महीने बाद वो दोनों दंपति बेटे बहू के पास चले आते और पोती संग समय बिताते थे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।